एपिसोड नंबर 3। सवाल है इश्क बाय समरीन जाहिद। अयान शाह नाम है मेरा। उसने रौब से कहा था जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो। तो मैं क्या करूं? तुम अयान शाह हो, मेरी वला से भले जो भी हो तुम। वो भी मुकाबिल से रौबदार अंदाज में बोली थी। यार सॉरी ना, मान जाओ अब। वो इतनी मासूमियत से बोला था कि किसी को भी उसकी मासूमियत पर प्यार आ जाता, मगर मुकाबिल उसे देख कहाँ पाती, क्योंकि ये गुफ्तगू तो मोबाइल फ़ोन पर हो रही थी। मैं नाराज़ ही कब हूँ? वो कंधे अचकाते बोली। लड़कियों का यही लॉजिक होता है, जब वो ये बोलें कि मैं कब नाराज़ थी, मतलब कि वो नाराज़ थी, है और तब तक रहेगी जब तक लड़का उसे मना नहीं ले। उसने किसी फ़िलासफ़र की तरह लड़कियों का फ़लसफ़ा बयान किया तो मुकाबिल की आंखें हैरत के मारे छोटी हुई थीं। तुम्हें बहुत पता है लड़कियों के बारे में? वो आंखों को मज़ीद सिकड़ती उससे पूछ रही थी। हाँ, तुम्हें देखकर सब पता चल गया मुझे। अब मान जाओ ना यार, कुछ दिन बाद शादी है हमारी और तुम नाराज़ होकर बैठ गई हो। वो मस्कीन सी शक्ल बनाता बोला। तो नाराज़ होना बनता है मेरा मिस्टर अयान शाह। वो खासा जता कर बोली थी। अयान का दिल चाहा था कि अपना सर पीट ले या वो वक्त मोड़ लाए जब ये सब हुआ था, या मेरी क्या गलती है इसमें? वो तिनक कर बोला। गलती सारी तुम्हारी थी। वो लड़की तुम्हारे पास क्या करने आई थी? और चलो वो आ ही गई थी तो तुम्हें आखिर ज़रूरत क्या थी उससे बात करने की? हाँ, बात क्यों की तुमने उससे? वो अपना गुस्सा जब्त करती आखिर अब उस पर फट पड़ी थी। अयान ने मोबाइल को कान से थोड़ा दूर किया था। वो इतनी ज़ोर से चीखी थी उस पर। यार आराम से बोल लो। वो कान में उंगली डालता दूसरे कान से मोबाइल लगाए बोला। यार हूँ मैं तुम्हारी, यार हूँ, होने वाली बीवी हूँ। तमीज़ से बात किया करो मुझसे। मैं अभी बोलती हूँ बाबा से कि मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं है। वो उसे धमकी देती बोली। ओह खुदाया, तुम इतना गुस्सा कैसे कर लेती हो? वो लड़की बस मुझसे रास्ता पूछ रही थी और मैंने रास्ता बताया था। इसमें क्या कबाहत थी मिरहा? वो उसे सब बताते पूछ रहा था, साथ ही उस लम्हे को कोस रहा था जब वो शॉपिंग मॉल के बाहर गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि एक लड़की ने आकर उससे रास्ता पूछा। और बदकिस्मती से मिरहा भी उसी शॉपिंग मॉल से निकल रही थी जब उसने उसे लड़की के साथ खड़ा बात करते देख लिया। और तब से लेकर अब तक वो उससे खफा थी और वो उसे मना कर थक गया था। इतने लोगों में उसने तुमसे ही आकर क्यों पूछा अयान? उसे कोई और नहीं मिला रास्ता बताने या पूछने के लिए, या फिर तुम ही अक्लमंद थे वहाँ? बाकी सब उसे नन्हे बच्चे लगे थे जिनसे वो रास्ता पूछती तो वो उसे गलत रास्ता बता देते। वो गुस्से से बोली तो उसने उसकी अकल पर मातम किया था। मैंने कौन सा उसे खुद बुलाया था कि आ जाओ मुझसे पूछ लो? वो खुद आई थी, मेरी क्या गलती इसमें? उसने बेबसी से पूछा था। जब तैयार श्यार होकर जाओगे तो रास्ता पूछने के बहाने लड़कियां तो आएंगी ना। मक्खियाँ हमेशा मिठाई पर बैठती हैं, तुम क्यों मिठाई बनकर गए बाहर? वो खासा उसकी उस दिन की तैयारी पर चोट करती बोली तो वो मुस्कुराया था। अब खुदा ने हुस्न दिया है तो उसे छुपाना बुरी बात है ना? वैसे भी चलो, ये तो अच्छी बात है, तुमने मुझे मिठाई तो बोला। बहरहाल कौन सी मिठाई हूँ मैं? रसगुल्ला, बर्फ़ी या फिर गुलाब जामुन? वो उसे चिढ़ाता बोला। तुम जानते हो मुझे, मैं एक शिद्दत पसंद लड़की हूँ अयान। हर एक जज्बे में मैं शिद्दत की कायल हूँ, फिर वो चाहे नफ़रत हो या मोहब्बत, तवज्जो हो या नज़रअंदाज करना, परवाह हो या बेपरवाह बनना, हमदर्दी या फिर बेगानगी, इज़्ज़त देना हो या चुप रहना, इन सब जज्बों में मेरा कोई सानी नहीं है। तुम मेरे हो, पूरे के पूरे, सर से लेकर पाँव के नाखून तक। तुम किसी और लड़की से खवा रास्ता बताने की बात हो या कोई और बात करो, मुझे बिल्कुल गवारा नहीं, समझे तुम? मुझे मौत पड़ती है अपने पसंदीदा लोगों को दूसरों के साथ बांटने में। वो उसे सख्ती से बोलते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ओके जानू, वो दिलकशी से मुस्कुराता बोला था। मिरहा के चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। बस अब फ्री ना हो तुम? मुझे बहुत काम है। तुम तो वेले निकम्मे हो, मुझे हज़ारों काम है। मैं मोबाइल रखती हूँ। वो फ़ौरन बोलती मोबाइल रखने ही लगी थी जब अयान की पुकार उसकी समातों से टकराई। अच्छा सुनो, उसने मुस्कुराते कहा। हाँ बोलो। मिरहा लबों को दांतों तले दबाए बोले। नाराज़ तो नहीं हो ना? वो अपनी तसल्ली के लिए पूछ बैठा था। उसकी बात सुनकर मिरहा मुस्कुराई थी। नहीं हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहकर कॉल काट दी थी तो दूसरी जानिब उसका जवाब सुनकर अयान शाह की जान में भी जान आई थी। मिरहा अयान से नाराज़ हो और वो बेचैन ना हो, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा था। जान बसती थी दोनों की एक दूसरे में। शाम का वक्त था जब घर वाले खाने की जगह पर जमा हुए थे। ये उनके घर का दस्तूर था कि सब मिलकर ही खाना खाया करते थे, हवा कुछ भी क्यों ना हो जाए। सब बैठे खाने के इंतज़ार में थे। आज खाना मिराल ने खुद अकेले बनाया है, मुझे तो किचन में दाखिल तक होने नहीं दिया। मायरा ने खुशी से सबको बताया तो हमज़ा के लबों पर मुस्कुराहट उभरी थी। माशाल्लाह, आज मेरी बेटी ने खुद खाना बनाया है। हमज़ा ने खुशी से कहा था। वो अगर मायरा के बाद किसी को बेइंतहा चाहता था तो वो थी उसकी छोटी बेटी मिराल हमज़ा शाह। मोहब्बत तो उसे
मोहब्बत तो उसे अपने बेटों से भी थी, मगर मिराल की बात ही और थी। वैसे भी बेटियां तो बाप की जान हुआ करती हैं, बिल्कुल उसी तरह जान बसती थी हमज़ा की मिराल में। नाश्ता अमूमन वही बनाया करती थी, मगर मायरा उसके साथ उसका हाथ बटा दिया करती थी। लेकिन आज उसने अकेले ने सबके लिए खाना तैयार किया था। मायरा को तो किचन में कदम तक रखने नहीं दिया था उसने। उसका बनाया खाना खाना तो होगा ना। आलियान ने बज़ाहिर संजीदगी से इस्तफसार किया था, लेकिन आंखों में साफ शरारत वाज़ेह थी। तुम उसे तंग ना किया करो, बड़े हो गए हो, अब कुछ अकल भी सीख लो, छोटी है तुमसे वो। मायरा उसकी शरारत समझती उसे डांटती बोली तो वो मुँह बनाता चुप कर गया। मिराल खाना लेकर आई और एक एक करके सबको पेश किया। ये खाने लायक है। मिराल जब आलियान को खाना देने आई तो उसने उसकी जानिब झुकते शरारत से पूछा, मेंढक चुप करके खा ले अगर खाना है तो। वो उसे घूर कर बोलती चली गई तो वो मुस्कुराया था। सबने खाना शुरू कर दिया था। माशाल्लाह मिराल बेटा, बहुत लजीज खाना बनाया है। खुदा किसी किसी के हाथों में लज्जत देता है, और माशाल्लाह तुम्हारे हाथों में खुदा ने वो लज्जत दी है जो खानों के स्वाद से पता चल रही है। हमज़ा ने उसकी तारीफ़ करते कहा तो वो ऐसे खुश हुई थी जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। जो खाना खा रहा था सब ने तारीफ़ की थी, सिवाय एक शख्स के, और वो था आलियान। वो बस खाना खाने में मशगूल। छी मिराल, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया तुमने। जितनी तेज़ ज़ुबान चलती है इतना काम में हाथ चलाओ तो पता चले ना। सालन में नमक ज़्यादा था तो रोटियां आधी कच्ची आधी पक्की थी। मज़ा बिल्कुल नहीं आया खाना खाने का। आलियान ने पानी का गिलास ख़त्म करते कहा तो मिराल सदमे से उसे देखने लगी थी, जबकि घर वालों के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। वो जानते थे कि आलियान बस उसे तंग करने के लिए कह रहा है। खुदा का खौफ खाओ भाई, 4 रोटियां खा गए हो, अब भी खाना लजीज नहीं बना। मतलब क्या ये खुला तजाद नहीं? बाबा देखे भाई को क्या कह रहा है। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया जिसे खाने के लिए इस भुक्कड़ ने महज 5 से 10 मिनट लगाए, और वो भी मामूल से ज़्यादा खाना खा गया। अब भी मेरे खाने में नुक्स निकाल रहा है ये। वो सदमे से जो मुंह में आया बोलती चली गई थी। इतनी मेहनत से खाना बनाया, उस पर इतने तारीफ़ नहीं करनी थी ना करता, कम अज़ कम नुक्स निकाल कर गुस्सा तो ना दिलाता। भूख लगी थी तो खा लिया, अब बंदा खाना नहीं खा सकता क्या? आलिया ने आबरू अचकाते पूछा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। वो तनफन करती वहाँ से चली गई थी, जबकि मायरा ने उसके कंधे पर चिपेत रसीद की थी। क्यों छेड़ते हो उसे? छोटी है तुमसे। इतनी मेहनत से खाना बनाया था उसने, कितनी खुश थी, और तुमने उसे नाराज़ कर दिया। मायरा ने उसे देखते कहा, अम्मी अब उसे चिढ़ाने का हक रखता हूँ मैं। इतनी आसानी से तारीफ़ करने वाली मखलूक का कम अज़ कम भाई तो नहीं कहेंगे ना। भाई से तारीफ़ सुनने के लिए पहले उसकी शरारतें सहनी पड़ती हैं। वो एक आंख दबाता शरारत से बोला। उससे पहले मायरा बेगम अपना जूता उतारती उसे मारने के लिए वो फ़ौरन वहाँ से भागा था। पीछे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो जब उसके कमरे में दाखिल हुआ था, कमरे में गुप अंधेरा था। उफ, कब्रिस्तान जैसा मंजर पेश कर रहा है ये कमरा। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ फेरते कहा और लाइट का बटन ऑन किया तो उसे वो बेड पर अंदर मुँह लेटी नजर आई। ये क्या तुम लेटी हुई हो? उठो, शाबाश, लड़कियां यूँ लेटती नहीं। तुम्हारे बर्तन पड़े हैं धोने वाले। ये सही बहाना है बर्तन ना धोने का। बस तुम लड़कियों को एक बहाना चाहिए होता है बर्तन ना धोने का। वो उसके पास आता शरारत से बोला तो उसने उसे घूरी से नवाजा, और ऐसा तभी होता था जब वो उसकी बात का कोई जवाब ना दे। और घोड़ी से नवाजे तो मतलब साफ होता था कि वह नाराज़ है। अरे मेरा शोना बेबी नाराज़ है। आलियान ने अब भी शरारत से बाज नहीं आया था। शट अप, ये बेबी शोना है। हरा धनिया पुदीना जैसी लैंग्वेज मेरे साथ ना इस्तेमाल किया कर। अजीब लोफरो जैसे बोलते हो। वो उसके बेबी शोना कहने से चिढ़कर बोली। उसे ऐसे अल्फाज पसंद नहीं थे। अच्छा तो क्या बोलूं? अरे मेरी खुशबख्ती नाराज़ है। उसने फिर शरारत से कहा तो मिराल का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच गया था। भाई, वो उसे गुस्से से कहती पास पड़े सरहाने को उठाकर उसे मारने लगी थी। अच्छा सॉरी बाबा। वो माफ़ी मांगते बोला तो मिराल भी चुप होकर बैठ गई। सरहाने को साइड पर रखा और मुंह फुला लिया। ये देखो इसमें क्या है? वो इसकी जानिब बुक बढ़ाता बोला तो उसने हैरत से उसे देखा, मतलब कि बनाने के बजाय बुक देकर बोल रहा, इसमें क्या है? तुम जैसे भाई हो तो बंदा तुम्हें बेच के झाड़ू ले ले, कम अज़ कम महीने तक होता रहेगा। वो तिनक कर बोली तो आलियान ढिठाई से मुस्कुराया था। छोटे लोगों की सोच भी छोटी, सही कहते हैं, बंदा जैसा हो सोच भी वैसी। देखो तुम्हारी सोच भी झाड़ू तक आकर रुक गई। तुम मुझे बेचकर मेकअप भी तो खरीद सकती थी ना। वो उसकी बात का मजाक उड़ाता बोला तो उसने उसे घूरा। तुम्हें बेचकर कोई झाड़ू दे दे तो गनीमत है। मेकअप इतना सस्ता नहीं है जो तुम्हारे लिए मिले। तुम्हें देखकर मैंने वही चीज़ बोली जो मिल भी सकती हो। वो भी उसकी बहन थी। नहले पर दहला मारा था उसने। मेरे साथ रहकर चालाक बनती जा रही हो। उसने मुस्कुराते कहा, गोया कि उसकी बातों का कोई असर लिया ही नहीं था। ये क्या है? वो किताब खोल के देख ही रही थी जब अचानक से सामने आने वाली पर्ची ने उसे हैरत के समंदर में धकेला था। आलियान बैठा उसके तासुरात देख रहा था। भाई ये तो इस जगह की टिकट्स है ना जहाँ फ़ौज की परेड होने वाली
है, मगर यहाँ की तो बुकिंग बंद हो गई है। मिराल हाथों में थामी टिकट्स को देखकर हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात लिए सामने बैठे मुस्कुरा रहे आलियान से पूछ रही थी। हाँ, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। ये टिकट्स तुम्हें कैसे मिली? उसने फिर से पूछा। मुझे पता है तुम्हें परेड देखने का बहुत शौक है, इसलिए तुम्हारे लिए ली थी। आलियान ने उसे बताया तो वो मुस्कुराई थी। थैंक यू भाई, उसने खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया था। कुछ देर पहले की नाराज़गी तो जैसे कहीं दूर जा सोई थी। खाना सच में बहुत लजीज बना था, मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था। मगर उसने अब खाने की तारीफ़ की थी लेकिन बात अधूरी छोड़ दी थी। क्या मगर? उसने हैरत से पूछा। मगर सालन में नमक वाकई कम था और रोटियां आधी कच्ची आधी पकी थी। वो दोबारा शरारत से बोला तो उसने उसे हैरत से देखा। भाई कभी तो तारीफ पूरी किया करो। वो मुंह फुलाए बोली। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। गुड नाइट। वो मुस्कुराकर उसे बोलता कमरे में आ गया था, जबकि वो भी मुस्कुराती सोने के लिए लेट गई थी। बहन भाई का रिश्ता होता ही ऐसा है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। लड़ते भी बहुत हैं मगर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। एक अनोखा एहसास, एक अजीब सी खुशी मिलती है जब बहन भाई को या भाई बहन को छेड़ते हैं, शरारत करते हैं। देखने वालों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आती है। ऐसे रिश्ते जो जंगलियों की तरह लड़ते नजर आएं और थोड़ी देर बाद अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएं, वो बहन भाई कहलाते हैं। कहीं यह खूबसूरत वाकया पढ़ा था। भाई ने अपनी बहन के साथ स्कूल जाने की जिद की और यूं बहन अपने भाई को प्यार से स्कूल ले। बैठे बैठे उसका भाई ख्वाबों में गुम और मीठी नींद सो गया। बहन ने एक हाथ से भाई को सहारा दिया और दूसरे हाथ से तालीम हासिल करने में मसरूफ हो गई। सच कहते हैं, जहाँ बहनें माँ का रूप होती हैं वहीं भाई बाप का रूप होते हैं। अम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी नाश्ता दे दें। वो बिल्कुल कॉलेज के लिए चारपाई पर बैठी बोली, साथ बैग में किताबें चेक कर रही थी। हाँ, ला रही हूँ, उसकी अम्मी ने उसे कहा और नाश्ता ट्रे में रखे सहन में ले आई। जहाँ वो चारपाई पर बैठी बैग में अपना सब कुछ चेक कर रही थी। तुझे कितनी बार बोला है कि अपना सारा सामान रात को देखकर सोया कर। अब नाश्ता करेगी या सामान देखेगी? टाइम देख क्या हो रहा है, 8:30 बजे तो बस निकल जाएगी स्टॉप से। बुशरा बेगम ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब दिए बगैर नाश्ता करने लगी। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो नाश्ता करने के बाद बैग उठाकर उसे कंधे पर डालती बोली और खड़ी हो गई। ये नाश्ता किया है तूने, कम से कम सुबह तो खा के जाया कर। वो उसके बिल्कुल थोड़ा सा नाश्ता करने पर उसे डांटती बोली, अम्मी मैं लेट हो जाऊंगी, आकर कर लूँगी नाश्ता खाना वगैरह। वो फ़ौरन उनके गले लगती उन्हें अल्लाह हाफिज़ करती घर से निकल गई, जबकि बुशरा बेगम उसके हक़ में दुआ करती रह गई। आज तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। वो अभी स्टॉप पर पहुंची ही थी कि किसी की भारी आवाज़ ने उसे अपनी तारीफ मुतवज्जा किया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसे देखते फ़ौरन घबराकर बोली, साथ ही यहाँ वहाँ नज़रें घुमाई कि लोग उन्हें तो नहीं देख रहे। 3 दिन हो गए हैं तुम मुझसे मिली नहीं, वो हमारे घर तक नहीं आई तो इसलिए यहाँ आ गया तुम्हें देखने। वो उसे देखता बोला, उफ़ खुदाया, बताया तो था कि मेरे पेपर होने वाले हैं। तो अम्मी ने घर से निकलना बंद कर दिया। कहती हैं पेपर के बाद जाना जहाँ जाना हो। और वैसे भी रोज़ रोज़ तुम्हारे घर आना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। फूफो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में, जब देखो मुंह उठाए आ जाती है। वो उसे असल वजह बताती आखिर में अपना खदशा बयान करने लगी। ऐसा कुछ नहीं सोचती अम्मी, तुम्हारे अब्बू की बहन है वो, और भला भाई बहन के बच्चों को ऐसा बोलेगी? तुम जानती हो ना मेरी अम्मी को, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। आहत ने उसे देखते समझाया। अच्छा, मुजद्दिद मामू की बेटी को देखा तुमने? शहर रहकर कैसी हो गई है? वो उसे देखता बोला तो उसने उसे घूरा। शट अप आहत, वो संजीदगी से बोली। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आहत किसी लड़की का जिक्र उसके सामने करे, खवा वो उसकी कज़न ही क्यों ना हो। अच्छा सुनो, शाम में घर आना तुम, अम्मी याद कर रही थी तुम्हें, कितने दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया। उसने अपनी अम्मी का पैगाम उसे दिया तो वो मुस्कुराई। आ जाऊंगी मगर पेपर के बाद। फूफो से माजरत करना मेरी तरफ से, मगर अपनी मामी को तुम जानते हो साफ इनकार कर देंगी वो। वैसे भी हुक्म जारी कर दिया है उन्होंने कि तुम पेपर होने तक घर से बाहर नहीं निकलोगी। वो मुस्कुराकर उसे अपनी अम्मी के मुतालिक बताने लगी। चलो मेरी बस आ गई है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, फ़ी अमान अल्लाह। जन्नत बस को आता देख उसे बोली और बस की जानिब चल दी। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो बस में बैठ नहीं गई थी। फिर बस अपनी मंजिल की जानिब रवां हो गई तो वो भी मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की जानिब चल दिया। वो घर पहुंचा तो शौकत साहब को बिल्कुल तैयार देख ठटका। आप जिले में जा रहे हैं? आहत ने उनकी तैयारी देख पूछा, क्योंकि शौकत साहब अमूमन तब ही पगड़ी पहना करते थे जब वो जिरगे में जा रहे हों। हाँ, तुम भी चलो मेरे साथ, शौकत साहब ने जूते पहनते उसे कहा। मैं क्या करूँगा वहाँ, मुझे नहीं जाना। वैसे भी ये जिरगे का फ़ैसले मुझे पसंद नहीं आते। वो बेजारियत से बोला। अब जवान औलाद के होते मैं पैदल जाऊँ जिरगे में? तुम्हारी पसंद नापसंद से क्या होना है, शराफत से चलो मेरे साथ। वो उसे डांटते बोले तो वो जैसे घर में दाखिल हुआ था वैसे ही घर से बाहर निकल गया।
आहत जब अपने वालिद मोहतरम शौकत साहब को जिरगे में लेकर आया तो वहाँ काफ़ी लोग जमा थे, मतलब कि आज फिर किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। जब साजिद साहब शौकत साहब से गले मिले तो आहत ने एहतरामन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भांजे। उन्होंने उसके सर पर प्यार देते सलाम का जवाब दिया। मेरी बहन कैसी है? उन्होंने अपनी बहन और आहत की माँ के मुतालिक इस्तफसार किया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपको याद करती हैं मगर आपने तो आना ही नहीं है। वो शिकायत करने लगा क्योंकि काफ़ी टाइम से साजिद साहब अपनी बहन से मिलने नहीं गए थे। बस जन्नत के पेपर ख़त्म हो जाएं फिर बुशरा के साथ आऊँगा इंशाअल्लाह। उन्होंने मुस्कुराते कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। तभी जिरगे में कहराम मचा के गांव के सरपंच आ गए हैं, सब अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। सब ने मुजद्दद शाह को आते देख सलाम किया था और वो सर के इशारे से सलाम का जवाब देते अपनी जगह पर बैठे थे। क्या मसला है सुल्तान मोहम्मद? मुजद्दद शाह ने पहले फरीक से सवाल किया। सरकार, अल्लाह दित्ता ने मुझसे कर्ज लिया था और वादा किया था कि साल भर में सूद के साथ वापस कर देगा, मगर अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। मेरा कर्ज नहीं दे रहा। मैंने कहा इससे अगर ये कर्ज नहीं दे सकता सूद के साथ तो अपनी छोटी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। सुल्तान मोहम्मद जो कि एक दरमियानी उम्र का 2 बच्चों का बाप था, अब अपना मसला और साथ उसका हल उनके सामने बयान कर रहा था। मुजद्दद शाह ने सुल्तान मोहम्मद की बात सुनी जबकि आहत ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींची थी। उसे कतई ऐसे रस्म और रिवाज पसंद ना थे और ना वो ऐसे फैसलों को मानने वालों में से था, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि यहाँ किसी ने उसकी बात सुननी कहाँ थी। सुल्तान मोहम्मद जो कह रहा है वो सच है अल्लाह दित्ता? मुजद्दद शाह ने अपने रौबदार अंदाज में दूसरे फरीक से इस्तफसार किया जो बूढ़ी हड्डियों का बोझ संभाले अपनी 18 साल बेटी के साथ खड़ा था। सरकार, मैंने कर्ज लिया था मगर इस साल सारी मेहनत ज़ाया हो गई। बारिश ना होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई। मैं ऐसी सूरत हाल में कर्ज के साथ सूद कैसे उतार सकता हूँ? मुझे कुछ वक्त दें मगर मैं अपनी छोटी सी बेटी की शादी उससे नहीं कर सकता। अल्लाह दित्ता ने अपने साथ सहमी सी खड़ी अपनी बेटी को एक नज़र देखकर हिम्मत करते गाँव के सरपंच से कहा। वहीं दूसरी जानिब सुल्तान मोहम्मद ने जब से अपने लब भेंचे क्योंकि उसकी तो नज़र पहले से ही ख़राब थी अल्लाह दित्ता की बेटी पर। भाई, हमें कुछ वक्त दे देना चाहिए अल्लाह दित्ता को। इस साल वाकई लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, फसल ना होने के बराबर हुई है। ऐसी सूरत हाल में उसकी बेटी को पैसों के एवज देना मुनासिब नहीं होगा। सुल्तान मोहम्मद के पहले ही 2 बच्चे हैं। साजिद साहब ने अपने छोटे भाई के कान के करीब झुकते धीमी आवाज़ में मशवरा दिया। ये जिरगा ये फैसला करता है कि अगर 2 दिन के अंदर अल्लाह दित्ता ने सुल्तान मोहम्मद को कर्ज सूद समेत वापस ना किया तो अल्लाह दित्ता की बेटी बानो की शादी सुल्तान मोहम्मद से कर दी जाएगी। जिरगे में मुजद्दद शाह के भारी भरकम रौबदार आवाज़ गूंजी थी। उन्होंने अपना हतमी फैसला सुनाया था। भाई, गांव का सरपंच हूँ मैं हूँ साजिद, और इसलिए फ़ैसले करने का हक भी मुझे हासिल है। अभी साजिद साहब कुछ कहते कि मुजद्दद शाह की आवाज़ ने उनके मुंह के अल्फाज को बाहर आने से रोक दिया था। मुजद्दद शाह बिना कोई बात सुने वहाँ से चले गए थे जबकि अल्लाह दित्ता आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी के साथ घर चल दिया था। सुल्तान मोहम्मद के चेहरे पर सजी शैतानी मुस्कुराहट आहत का खून खौला गई थी, मगर वो मजबूर था। मुजद्दद मामू ने गलत फैसला किया है। साजिद मामू, उनको कम अज़ कम अल्लाह दित्ता की हालत को देखते हुए कोई ऐसा फैसला करना चाहिए था जो कि मुनासिब होता। 2 बच्चों के बाप के साथ 18 साल लड़की की शादी का ऐलान कर दिया। वो 2 दिन में कर्ज कैसे अदा कर पाएंगे? आहत ने साजिद साहब से कहा। अब उनके फैसले के आगे हम क्या कह सकते हैं आहत बेटा, ये सब उनके लिए कोई आम सी बात है। जज्बात एहसासात से आ रही है मुजद्दद, तभी तो बाबा ने मेरे बजाय उसे सरपंच बना दिया क्योंकि वो हूबहू बाबा जैसा है। पत्थर दिल के साथ जज्बात से आ रही इंसान, और बाबा का कहना था कि सरपंच की कुर्सी का वही हकदार है जो पत्थर दिल और बेहिस इंसान है, तभी ये पंचायत चलती है। साजिद साहब ने दुख से कहा था। आज फिर एक ज़िंदगी शादी की नवीद सुनाई गई। न जाने कब तक ये सिलसिला और दकियानूसी रस्म और रिवाज चलते रहेंगे। शौकत साहब ने अफसरदगी से कहा था। शायद उम्र भर, क्योंकि मुजद्दद भाई के दिल में रहम पैदा हो पाना बहुत मुश्किल काम है। साजिद साहब ने संजीदगी से कहा था। चले घर चलते हैं। लगभग सभी जिरगे से जा चुके थे। तभी आहत ने दोनों को देखते कहा तो वो दोनों उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर घर की जानिब रवाना हो गए। नॉवेल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सवाल इश्क बाय समरीन जाहिद।